नंबरी बहू 10 नंबरी। पूरे घर में मालती देवी का हुक्म चलता था। अपनी बड़ी बहू को वो टीवी के रिमोट की तरह कंट्रोल करती थी। चलो, देर हो रही है। 12 बजे से पहले लड़की वालों के यहाँ पहुंचना है। हाँ हाँ, चलती हूँ। मैं तो भगवान से बस ये दुआ कर रही हूँ कि जिस तरह मेरी बड़ी बहू मेरी मुट्ठी में है, उसी तरह मेरी छोटी बहू भी मेरे इशारे पे नाचे। अरे भगवान, भला इस घर में किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे खिलाफ जाने की हिमाकत करे। इस तरह मालती देवी अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती हैं। मालती की छोटी बहू फैशन डिजाइनर का कोर्स करके आई थी। उसका सपना था कि शादी के बाद वो अपना खुद का बुटीक खोले। एक दिन, क्या बात है छोटी, तू तो एक से बढ़कर एक डिजाइन बना लेती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी? आप चाहे तो मैं आपको भी सिखा सकती हूँ। हाँ, फिर हम दोनों मिलकर एक बुटीक खोल लेंगे। लेकिन दीदी, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। हाँ तो क्या हुआ, पैसे माँ जी से ले लेंगे। हाँ हाँ, मेरे पास तो पैसों का पेड़ है ना, तोड़ के तुम दोनों को दे दूंगी। मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं तुम दोनों को एक ढेला भी नहीं देने वाली। बड़ी आई बुटीक खोलने वाली। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अरे अगर बुटीक खोलने का इतना ही शौक है तो अपने माँ बाप से पैसे क्यों नहीं मांग लेती? मेरे पैसों पर क्यों आंख गड़ाए बैठी हो तुम दोनों? इस तरह अपने इरादे स्पष्ट करके मालती देवी वहां से चली जाती है। अरे ये क्या दीदी, माँ जी तो साफ मुकर गई। अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर, बुटीक तो खुल के ही रहेगा। कहते हैं कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसे उंगली टेढ़ी करके निकालना चाहिए। माँ जी अपने आप को समझती क्या है? पूरी सोसाइटी जानती है कि माँ जी ने अपनी सास को घर से निकालकर उनकी दौलत पर कब्जा कर लिया है। हाँ दीदी, अब तो जैसे को तैसा करना पड़ेगा। फिर दोनों बहुएं मिलकर एक साजिश रचती हैं। एक दिन, अरे नालायक, जरा ठीक तरह से पैर दबा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। खाने पीने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी वहां बड़ी बहू हाथ में एक फॉर्म लेकर आती है। माँ जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार सभी बुजुर्गों को हर महीने 10,000 रुपये पेंशन देने वाली है। अरे ये क्या कह रही है तू? क्या सच में मुझे हर महीने घर बैठे 10,000 रुपये मिलेंगे? हाँ माँ जी, दीदी सच कह रही है। कल टीवी न्यूज में इस बारे में बता रहे थे। बस आप ये फॉर्म पढ़ के इसे भर दीजिए और अपने दस्तखत कर दीजिए। मैं इन्हें ले जाकर जमा करवा देती हूँ। अरे नालायक, बड़ी कामचोर है तू। इस बुढ़ापे में कहाँ तुम मुझसे फार्म भरवा रही है? खुद ही भर ले, मैं दस्तखत कर देती हूँ। ठीक है माँ जी। फिर बड़ी बहू बड़ी चालाकी से फॉर्म के पन्नों के बीच प्रॉपर्टी के पेपर छिपा कर रख देती है और उन पर मालती देवी के दस्तखत करवा लेती है। कुछ दिनों के बाद मालती देवी अपने पति के साथ 2 दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाती है। दूसरी तरफ दोनों बहुएं पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेती हैं। मालती देवी जब अपने रिश्तेदार के यहाँ से लौटती हैं, तब अपने कमरे में ताला लगा देख आग बबूला हो जाती है। अरे नालायको, मेरे कमरे में इतना बड़ा ताला किसने लगाया है? माँ जी, ये कमरा तो मैंने अपने बेटे रोहन को दे दिया है और आज से आप बाहर कोने में जो छोटा कमरा बना है ना, वहां रहेंगी। अच्छा, मैं उस सड़ेले कमरे में रहूंगी है? तेरी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? और मेरी इजाजत के बिना मेरा कमरा देने वाली तू होती कौन है? लगता है तू भूल गई, इस घर की मालकिन मैं हूं। तभी वहां छोटी बहू आती है।
अरे माँ जी, आप इस घर की मालकिन नहीं है। अब इस घर की नई मालकिन हम दोनों बहुएं हैं। ये देखिए, इन प्रॉपर्टी के पेपर पर आप ही के दस्तखत है। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? दस्तखत करने से पहले एक बार ठीक से पढ़ तो लेती। अरे लेकिन मेरी बहुएं मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे तो इसमें कौन सी अचरज की बात है? तुमने भी तो अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया था। टूटा फूटा ही सही, शुक्र करो कि इन दोनों ने कम से कम हमें रहने के लिए कमरा तो दिया। तुमने तो अपनी सास को वो भी नहीं दिया था। आज समझ में आया, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो अपना सामान उठाओ और चलते हैं। पढ़ी कक्षा 12वीं। पाखी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी होती है, जो ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को घर आकर जरूरतमंद छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। उसकी इस खूबी से बाकी लोगों के साथ सास भी बहुत खुश होती है। तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा। बस ध्यान रखना, बच्चे आधे रास्ते में कहीं भटक ना जाए। भटकने से मेरा मतलब सिर्फ गलत काम करना नहीं है। कोई घर की जरूरत के लिए नौकरी करने लगे या किसी के घर वाले उसकी शादी करा दे, यह भी तो मंजिल से भटकना ही होता है ना। वाओ मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप पढ़ाई को लेकर इतनी पर्टिकुलर हो। पर फिक्र मत कीजिए, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू की बात पर मुस्कुराकर सास चली जाती है और पाखी बच्चों को पढ़ाने में बिजी हो जाती है। उसी रात पाखी और विराट साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें बहू सास की पढ़ाई को लेकर नजरिए का विराट के सामने जिक्र करती है। हाँ, मुझे सब पता है। ऐसे ही नहीं ये नालायक लड़का इतना पढ़ लिया। वो मम्मी ही तो है जिन्होंने बचपन से खाना खाया या नहीं से ज्यादा पढ़ाई की या नहीं पूछ पूछ कर मुझे इतना पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो हमेशा मुझे पढ़ाई और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की इम्पोर्टेंस याद दिलाती रही। और आज मेरी ये सरकारी नौकरी, इतनी अच्छी पोस्ट, उसी का तो नतीजा है। वाओ, अगर मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है तो कोई जॉब क्यों नहीं करती? और अगर जॉब नहीं करती तो मेरे साथ बच्चों को ही पढ़ा ले। तुम्हें किसने बोला कि मम्मी पढ़ी हुई हैं? उन्होंने तो अपनी 12th क्लास भी पूरी नहीं की। उससे पहले ही नाना जी ने मम्मी की शादी करा दी। शायद इसलिए पढ़ाई और अपने पैरों पर खड़े होने को लेकर उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि वो खुद ये सब करना चाहती हो। पत्नी की बात सुन के विराट भी सोच में पड़ जाता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और अगले दिन बच्चों को पढ़ाते हुए पाखी उनके पास एक कुर्सी एक्स्ट्रा लगा देती है। ये एक कुर्सी ज्यादा किसके लिए लगाई है बेटा? कोई नया बच्चा आने वाला है क्या? हाँ जी, आज से मेरी एक नई बच्ची मेरे पास, यानी कि मेरी सास, दोबारा पढ़ाई शुरू करने वाली है। अरे क्या पागल जैसी बात कर रही है? भला ये भी मेरी कोई उम्र है बच्चों के बीच बैठकर पढ़ने की? तू बस ना इनके भविष्य पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं। मम्मी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इच्छा होती है। और मुझे पता है कि आपके अंदर वो इच्छा आज भी जिंदा है। अरे तू बस अपने काम और इन बच्चों पर ध्यान दे। यहाँ बस सबको बोलने से मतलब है, किसी को नहीं सोचना। अगर बात बाहर निकली तो समाज क्या सोचेगा और परिवार का कितना नाम बदनाम होगा। मम्मी, आपने पापा और इस परिवार के बारे में बहुत सोच लिया। सबकी खुशियों के लिए अपने सपने बहुत कुर्बान कर दिए। अब ये वक्त अपने पर ध्यान देने का है। और जिस समाज की आप बात कर रही हो ना, उसकी तो आदत है हर कामयाब होते इंसान पर पत्थर मारने की। बेटी को भी बहू का साथ देते देख सास गुस्से में अपना सर पकड़कर बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। ये स्टूडेंट थोड़ी जिद्दी है, पर इन्हें मैंने 12th क्लास पास नहीं कराई तो मैं भी अपनी सास की बहू नहीं। ये देखने में तो मजा ही आ जाएगा। इसी के साथ पति पत्नी मिलकर सास को पढ़ाने के मिशन पर लग जाते हैं, लेकिन सास उनकी हर कोशिश को नाकाम कर देती है। एक शाम विराट अपनी मम्मी के लिए 12th क्लास की बुक्स लेकर आता है, जिन्हें देखकर इस बार सास का गुस्सा उन दोनों पर मानो फूट ही पड़ता है। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ये बेवजह की जिद पकड़े बैठ गए हो?
मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। इसके बाद मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे घर में कोई जिक्र नहीं चाहिए। पोता पोती पकड़ने की उम्र में किताबें पकड़ूंगी तो अच्छी लगूंगी क्या? अरे परिवार का मजाक बन जाएगा। मम्मी, पोते पोती आप पढ़ने के बाद भी तो खिला सकती हो। और रही मजाक बनाने वाले लोगों की बात, तो उनके पास खुद का कोई सपना होता नहीं, इसलिए दूसरों की उड़ान रोकने की कोशिश करते रहते हैं। बस एक बार माँ, आप कोशिश तो करो। अगर अच्छा नहीं लगा तो हम दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ सोच में पड़ जाती है और ये सोचती है कि थोड़े दिन पढ़ लेती हूँ और उसके बाद पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा ये बोलकर मना कर दूंगी। ऐसी प्लानिंग बनाकर वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर तुरंत वे लोग सास का ओपन से 12th में एडमिशन करा देते हैं। मम्मी, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। अब तो आपका नाम टॉपर के लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे सीधे बच्चे, इन्हें अंदाजा भी नहीं कि माँ का प्लान क्या है। पाखी सास को पढ़ाना शुरू करती है। दिन बीतते हैं जिसमें धीरे धीरे सास भी कंफर्टेबल होने लगती है, लेकिन फिर पाखी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ट्यूशन जाने का सजेशन देती है, जिस पर बहुत गुस्सा, ड्रामा करने और पाखी के लाख बार मनाने के बाद एक बार फिर सास तैयार हो जाती है। थैंक यू मम्मी, आपको नहीं पता कि आपका 12th क्लास पढ़ना हम दोनों के लिए कितना जरूरी है। अब ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा सपना भी बन गया है। बहू की बात सुनकर सास अपने प्लान को लेकर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन पाखी सास के साथ उन्हें ट्यूशन छोड़ने जा रही होती है, जहाँ रास्ते में पड़ोस की कुछ औरतें बैठी मिलती हैं। अरे वाह विराट की मम्मी, तुम्हारा इस उम्र में पढ़ाई का कौन सा भूत जाग गया? बहू को बोलो कि पोता पोती दे दे और बच्चों के साथ खेलो। अरे क्या उनके बीच बैठकर अपनी खिल्ली उड़वाने चल पड़ी? आंटी जी, जब सरकार या भगवान ने सीखने की कोई उम्र नहीं रखी तो आपको क्या दिक्कत है? अरे देखो तो जरा, बहू की जुबान कैसे कैंची जैसी चल रही है। अब सास घर संभालने की जगह इन सब चीजों पर ध्यान रखेगी तो बहू के तो ये हाल होने ही है ना। देखा बहू, इसलिए बोलती थी, अरे खाली दिमाग वालों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलेंगे गू ही बोलेंगे। उदाहरण तो तुमने अभी देख लिया। वैसे बहन, मैं तो अपना सपना पूरा कर लूंगी, लेकिन क्या यहाँ बैठकर पंचायत करने के अलावा तुम लोगों का कोई दूसरा सपना भी है? सारी औरतें चुप हो जाती हैं और सास बहू चले जाते हैं। अब सास के अंदर पढ़ने की इच्छा जाग उठती है और वो अपना प्लान छोड़ मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 1 साल बीतता है और बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। मम्मी, एग्जाम के लिए जाने से पहले जल्दी से ये दही शक्कर खा लो। अरे चल पागल, ये सब बच्चों के लिए होता है। अभी आप भी हमारे लिए स्कूल में एग्जाम देने वाली बच्ची ही तो हो। बच्चों का प्यार देखकर सासू माँ खुश हो जाती है और दही शक्कर खाकर विराट के साथ घर से निकल जाती है, जो मम्मी को एग्जाम सेंटर पर छोड़ ऑफिस चला जाता है। इसी तरह समय बीतता है और एग्जाम खत्म होने के बाद देखते ही देखते रिजल्ट भी आ जाता है। मेरी टॉपर माँ, तुमने तो तहलका मचा दिया। हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं। घर वाले ये खुशी मना रहे होते हैं कि वही औरतें उनके घर आती हैं। अरे पंचायत की टोली, आज मेरे घर कैसे? बस तुम्हें सॉरी और थैंक यू बोलने आए हैं। उस दिन तुम्हारी बातों और आज तुम्हारे काम ने हमें ये सिखाया कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए अब हम भी शादी, परिवार, बच्चे और न जाने कितनी वजहों से अधूरे छूटे सपनों को पूरा करेंगे बहन जी। सास बनी डंडे वाली भूत। शिखा की नई नई शादी हुई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों कानपुर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते रहते थे। ये बात शिखा की सास मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी जी, आज राहुल भैया आ रहे हैं। कौन? तेरे चाचा का लड़का?
जी मम्मी जी। अरे पर वो तो दिल्ली में रहता है ना। हाँ मम्मी जी, उन्हें कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है, तो वो आज मुझसे मिलते हुए कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे। हमने तो धर्मशाला खोल रखी है ना। कुछ कहा क्या मम्मी जी? मैंने कहा हाँ हाँ, आने दे तेरे भैया को, जमकर खातिरदारी करेंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा घर धर्मशाला बन जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? सच ही तो कह रही हूं। अभी इसकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ और आए दिन इसके घर वाले आ धमकते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं। इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगाड़ दूंगी। अब बहुत हो गया जी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, हे भगवान, बस आप तो देखते जाइए। शाम को राहुल आता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी। बस आज रात के बाद नहीं रहोगे। चलिए भैया, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। रात में खाने के टेबल पर शिखा, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी भैया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। अच्छा अच्छा। बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो? नहीं नहीं आंटी जी, पर अचानक आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है जैसे रात के समय बैठक में कोई घूमता रहता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ, तुम लोग घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये आपका वहम होगा आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है। चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है तो चलती हूँ मैं। शिखा बेटा, राहुल के सोने की व्यवस्था वहीं दीवान पर कर देना। जी पापा जी। अब चलिए भी। अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं साहबजादे। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए। मीना और महेश के सोने के बाद शिखा और राहुल आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। अरे आप! सरप्राइज! काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज ही चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया। देखिए राहुल भैया भी आए हुए हैं, आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा। कैसे हो रोहित? मैं तो ठीक हूँ भैया। शिखा, मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहुल भैया से बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मीना आधी रात को उठती है, कंबल मुंह से पैर तक ओढ़ के डंडा लेके बैठक में आती है और देखती है दीवान पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। देखो तो कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में। मीना ताबड़तोड़ 4-5 डंडे मार देती है। अरे मर गया, अरे बचाओ बचाओ, कौन है? मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये रोहित कहाँ से आ गया? लगता है ये नालायक राहुल मेहमानों वाले कमरे में सो गया होगा। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर बैठक में, अरे क्या हुआ रोहित? मैं बाथरूम में था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। पता है भैया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम भी आंटी की तरह भूत प्रेत में मानते हो। नहीं नहीं भैया, सच में कोई आया था। मैं तो जा रहा हूँ मेहमानों वाले कमरे में सोने के लिए। इस समय अपने रूम में जाऊंगा तो शिखा की नींद खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, जाओ तुम, जहां तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके। थोड़ी देर बाद मीना कंबल ओढ़ के डंडा लेकर मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है। वो बिस्तर पर सोए रोहित को फिर डंडों से मारने लगती है। अरे मर गया, अरे मर गया। तू भूत प्रेत में नहीं मानता ना? ये ले, अब डंडे खा। हैं? ये तो माँ की आवाज है। रोहित कंबल खींच देता है। बेटा तू! अरे ये क्या कर रही हो माँ? मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने। माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे ही मार मार के लाल कर दिया। मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी। राहुल भैया को? हाँ बेटा, मुझे लगा अगर उसे डंडे मारूंगी तो शिखा के मायके वाले यहाँ आना छोड़ देंगे।
हे भगवान, माँ, ये घर शिखा का भी है। उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं। हाँ बेटा, आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया। मैं कितना गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को चोट पहुंचा दी। अब चुपचाप जाके सो जाओ माँ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। शिक्षा दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ भी बुरा ही होता है। जैसा पति, कई औरतों की ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ अपने पति के साथ रहे, क्योंकि सास की झिक झिक किसे पसंद है। एकता की सास साथ नहीं रहती, सिर्फ पति और वो। लेकिन क्या है एकता की जिंदगी बिना सास के? देखिए। अरे अरे एकता, क्या है? रोज लेट उठती हो, कभी तो वक्त पर उठा करो। हाँ, लेकिन उठना क्यों है वक्त पर? 8 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। देखो एकता, ये नहीं चलेगा। सुबह 6 बजे उठा करो। खाने में थोड़ी वैरायटी बनाओ और घर को साफ सुथरा रखो ना। अरे अरे अरे, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। क्या मेरा घर गंदा रहता है? कितना साफ रखती हूँ। खाने में भी हमेशा मैंने अच्छी चीजें बनाई हैं। और फिर ये 6 बजे उठने की जिद क्यों? देखो, मैं नहीं जानता, बस 7 बजे तक घर के मंदिर में दिया जल जाना चाहिए। एकता बेचारी करती भी क्या, पति की बात माननी भी तो जरूरी होती है। एक दिन एकता सुबह पूजा करके पति को प्रसाद देने कमरे में जाती है, तो पति अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा है। हाँ माँ, मैंने तो साफ बोल दिया, सुबह 6 बजे उठना है, नहा कर ही किचन में जाना है और 7 बजे तक मंदिर में दिया जल जाना चाहिए। आ रही होगी चाय लेकर। चलिए मैं रखता हूँ माँ, बाय। बेचारी एकता ने पति का ये रूप तो सोचा ही नहीं था। वो पति से कहती है, सुनिए, अब सारा काम हो चुका है घर पर, क्या करूं? मुझे कुछ देर के लिए मेरी सहेली सौम्या, उसके घर छोड़ दीजिए। अरे कैसी बात करती हो कि घर पर कुछ काम करने को नहीं है? होली आ रही है, बाजार से आलू ले आओ, पापड़ बनाओ, नमकीन बनाओ, दही बड़े बनाओ। सब कुछ आज ही बनाना है? अरे अब मन कर रहा है कि सहेली के घर जाऊं तो जाऊंगी ना मैं। आप नहीं ले जाएंगे तो कैब से चली जाऊंगी। अरे अरे, ये क्या बात होती है? चलो ले जाता हूं तुम्हें, तैयार हो जाओ जल्दी से। कैब की धमकी तो ऐसे दे रही हो जैसे माँ ने दरवाजे में कैब खड़ी कर रखी हो, विथ ड्राइवर। बढ़िया आई कैब वाली। हाय रे एकता की किस्मत। वो सोचती है कि सास साथ नहीं है, लेकिन पति के हाव भाव किसी अक्कड़ू सास से कम ही नहीं है। पति एकता को सहेली के घर छोड़कर कहता है, अच्छा सुनो, वक्त पर घर चली जाना और शाम को गर्मा गर्म पुलाव खाऊंगा मैं। बनाकर पहले ही मत रख देना, और हाँ, रायता भी बना लेना। हाँ जी हाँ, फिलहाल क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? नाश्ता पेट भर करा दिया, दोपहर का खाना भी पैक कर दिया। पहले जो खाया है उसे तो पचा लो, दिन का खा लो, अभी से रात के खाने की चिंता में बाल न जड़ जाए कहीं। पति को एकता की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ऑफिस में देरी के कारण वो कुछ नहीं कहता। एकता सहेली के पास जाती है, जहां सास बहू बैठकर गप्पे लड़ा रही होती है। हाय सौम्या, नमस्ते आंटी जी। अरे वाह एकता बेटा, बड़े समय बाद देखी, कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी जी, घर का सारा काम हो गया था, बोर हो रही थी, सोचा सौम्या से मिलती चलूं। हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग बैठकर गप्पे लड़ाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करती हूँ। सास ये बोलकर किचन में चली जाती है। अरे एकता, कैसे आना हुआ? थोड़ी परेशान सी भी लग रही है, सब ठीक तो है ना? अरे यार, कहाँ ठीक हूँ, ना सोने मिलता है, ना अपने मन का कोई काम करने मिलता है। बस सुबह 6 बजे से किचन और रात के 12 बजे तक घर का काम। मेरी तो कमर ही टूट रही है। अरे क्यों मजाक कर रही है? तेरे तो मजे हैं, अकेली रहती है पति के साथ, न कोई सास न ससुर, न आस पड़ोस से मतलब। हम लोगों की सोच, जॉइंट फैमिली है, कितनी परेशानी होती है। अरे रहने देना, वो तो दिख रहा है कि कितनी परेशान है तू। सास किचन का काम कर रही है और तू सहेली से गप्पे। ऐसा कहाँ होता है यार। हाँ वैसे तू बोल तो सही रही है, सुबह थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना उठने में तो मम्मी जी किचन संभाल लेती है। पति तो जाते वक्त उठाते हैं कभी कभी मुझे। पर मेरी छोड़, तू बता, सास साथ रहने आ गई है क्या, जो सुबह 6 बजे उठना पड़ता है? पति तो तेरा 10 बजे ऑफिस जाता है,
4 घंटा खाना बनाने में लग जाता है क्या तुझे 1 लोगों का? अरे रहने देना यार, मेरा तो पति ही सास से कम नहीं है। सारा दिन का ड्रामा, अरे बातें सुनाना, बोलियां बोलना, कोसना, क्या क्या नहीं आता है उसे। यार मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभी कि ये सास की आत्मा तो नहीं आ जाती ना इसमें। अरे परेशान हो चुकी हूँ। इतना ही नहीं, वो तो अपनी माँ से मेरी चुगली भी करता है। समझ गई। मतलब तेरे पति की गाड़ी चल यहाँ रही है, लेकिन रिमोट तेरी सास के पास ही है। अरे अब जो समझ, रिमोट है या कंट्रोल है, बस मेरा तो मुश्किल हो रहा है यहाँ रहना। सोच रही हूँ 2-4 महीने के लिए मायके चली जाऊं। क्या करेगी? 2-4-10 महीने बाद तो आना ही है ना यहाँ पर। तो क्या करूं, तलाक दे दूं क्या? अरे ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तू अपने पति को सुधार भी तो सकती है। कैसे कैसे सुधारूं? सौम्या उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुन एकता खुश हो जाती है। अगले रोज, हाय रे, मेरी तो टांगे ही नहीं चल रही है। हाय हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है भगवान। अरे क्या हुआ एकता? रुको, मैं माँ से पूछता हूँ। लेकिन पति जैसे ही माँ से बात करके एकता के पास आता है। क्या नौटंकी है ये? क्यों रो रही हो? अरे कोशिश करो ना उठने की। ये काम से बचने के लिए जो नाटक है ना, बंद कर दो, वरना माँ आ जाएगी यहाँ पर। एकता की तो मानो मन मुराद पूरी हो गई। अरे हाँ हाँ, तो बुला लो ना उन्हें, जल्दी से बुला लो। मैं 4-5 दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ। चल तो सकती नहीं हूँ, खाना पीना कैसे होगा? अब क्या था, सासू माँ आ जाती है एकता के घर। सासू माँ, मुझे ये हमेशा बताते हैं कि आप कितनी हार्ड वर्किंग है। बस अब अगले 15 दिनों तक मैं आपको देखूंगी और आपकी जैसी ही बनूंगी। ये बता रहे थे कि आप 5 बजे सुबह उठ जाती हैं और अरे बेटा, कुछ ज्यादा ही नहीं बता दिया तूने। अब नहीं माँ, मैं चाहता हूं कि ये आपकी तरह तौर तरीके सीखे, जैसा आप मुझे बताती है ना। मैं तो हमेशा हॉस्टल में रहा, कभी देखा भी नहीं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि एकता पूरी आपकी कॉपी बने, घर गृहस्थी आप ही की तरह संभाले। हैं? अब हाँ हाँ। तो अब माँ जी यही है, तो क्यों ना कल से शुरू। लेकिन अगले दिन सास 9 बजे सोकर उठती है। बेचारा बेटा बाहर से खाना मंगा कर खाता है। शाम को घर आता है तो सारा घर बिखरा रहता है। अरे माँ, ये घर इतना बिखरा क्यों है? अरे वो बेटा, आज वक्त ही नहीं मिला किचन से। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, अब रात को तो मेरा मन ही नहीं है कुछ बनाने का, तो बाहर से ही ले आ, या दिन का जो खाना बचा है ना वही खा लेना। ओ माँ, इससे अच्छा तो एकता कर रखती है। भले ही आराम आराम से काम करती है, लेकिन आज तक मुझे बासी खाना नहीं खिलाया। खुद तो तुम 9 बजे उठी हो, वो तो फिर भी 8 बजे उठती थी। अरे बेटा, मेरे बस की नहीं है 8 बजे उठना। वो तो ना मैं झूठ बोल रही थी। मैं तो चली अपने घर। अरे कम से कम तेरे पापा मुझे सुबह की चाय खुद तो बना कर देते हैं ना। ना जी ना, मुझे नहीं रहना अपने बेटे के पास। ये बोलकर सासू माँ चली जाती है अपने घर और एकता की लाइफ फिर से सेट हो जाती है बहुत अच्छी तरह।